गुड मॉर्निंग टू ऑल। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी शब्दावली पर या किसी भी लाइन या कुछ भी समझने में कोई दिक्कत आए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ज़रूर उसका जवाब दिया जाएगा और ज़रूर उसको समझाया जाएगा। और आपको लगता है कि इसके अलावा आपको कोई टॉपिक पहले समझना है तो आप उसको भी मेंशन करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसको पहले समझाऊंगा या उस पर पहले वीडियो लेके आऊँगा पूरा। आज हम बात करने वाले हैं अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार पर। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के विचारों के बारे में जान रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने उनका संक्षिप्त परिचय जाना, जिसमें हमने उनकी जीवन देखा, जीवन में उन्होंने क्या क्या काम किए, कौन कौन से ग्रंथ लिखे, है ना, कौन सी प्रमुख घटना उनके जीवन में रही। फिर हमने उनकी वैज्ञानिक पद्धति को देखा कि उनका क्या साइंटिफिक मेथड था, या उनको प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों बोलते हैं। प्रथम राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो को बोलते हैं और प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक अरस्तु को बोलते हैं। फिर हमने कल जो वीडियो देखा उसमें हमने अरस्तु के द्वारा जो संविधानों का वर्गीकरण किया गया है, जो शासन प्रणाली का वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में जाना। उस वीडियो में ही हमने लास्ट में एक जगह बात की थी किस प्रकार राजतंत्र निरंकुश तंत्र में बदलता है, या निरंकुश तंत्र को हटा के कुलीन तंत्र आता है। तो ये जो परिवर्तन वाली चीज़ें हैं ना, ये जो परिवर्तन हो रहा है शासन प्रणालियों में, संविधानों में, यही क्रांति है। हम इसी की बात करने वाले हैं। पर उससे पहले आप ये जान लें कि आज के संदर्भ में आप जो क्रांति का प्रयोग कर रहे हैं वैसे संदर्भ में अरस्तु ने इसका प्रयोग नहीं किया है। एक्चुअली दिक्कत क्या हो जाती है कि हम जैसे कोई भी शब्दावली है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र शब्दावली आई थी, तो उस समय भी मैंने मेंशन करके आपको बताया कि आप आज जिस संदर्भ में लोकतंत्र को देखते हैं, अरस्तु उस संदर्भ में लोकतंत्र को नहीं देखता था, क्योंकि लोकतंत्र शब्दावली का या लोकतंत्र शासन प्रणाली का समय के साथ एक बहुत सुधरा रूप आया है या बहुत विकसित रूप आया है, जबकि अरस्तु के समय में ऐसा नहीं था। अरस्तु ने तो जो जैसा देखा वैसा वर्णन किया, और जैसा उसको अनुभव हुआ कि जहाँ पे जो लोकतंत्र था वहाँ पे क्या क्या हानियाँ हुई, उसी हिसाब से उसने उसका वर्णन किया और उसकी आलोचना भी की, है ना। तो उसी प्रकार आज क्रांति का विचार भी है। हम जो क्रांति का विचार जानते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि कोई भी सशस्त्र विद्रोह हो या कुछ भी गुणात्मक परिवर्तन हो तो उसी को क्रांति बोलते हैं, परंतु अरस्तु इससे बहुत व्यापक रूप में क्रांति शब्द का प्रयोग करता है, ठीक है। तो मेन चीज़ जो अपन को अभी तक मालूम पड़ी है कि शासन प्रणाली या संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है, ये उसकी मूल परिभाषा होगी। शासन प्रणाली कौन सी? पिछली बार हमने 6 शासन प्रणालियों की बात की थी, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, गुणतंत्र, संवैधानिक शासन और लोकतंत्र। तो इनमें आपस में जो बदलाव हो रहा है, इनमें आपस में जो परिवर्तन हो रहा है, वही क्रांति है। ये बिल्कुल उसकी सबसे शॉर्ट परिभाषा हो गई। संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है अरस्तु के अनुसार। परंतु अरस्तु इस चीज़ को बहुत व्यापक रूप से बताता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल इस तक सीमित हो जाता है। संविधान में चाहे कोई भी छोटा मोटा परिवर्तन हो, चाहे संविधान में किसी प्रकार का संशोधन हो या किसी भी रूप में ग्रहण कर लेता है, इन सबको वो क्रांति में शामिल करता है। देखिए दिक्कत क्या थी, प्लेटो और अरस्तु जब थे, उन दोनों के सामने सबसे गंभीर समस्या क्या थी? उस समय जो यूनानी नगर राज्य थे उनमें राजनीतिक अस्थिरता बहुत थी, ठीक है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। और क्रांति या रिवॉल्यूशन, रेबिलियन, है ना, ये एक सामान्य घटना थी जिसकी वजह से शासन प्रणाली बहुत ही अस्थिर रहती थी। अस्थिरता का हमेशा भय बना रहता था। इसके हल के लिए प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में संपूर्ण व्यवस्था के पुनर्निर्माण की बात की, जिसमें वो साम्यवाद की बात करता है, जिसमें परिवार का और संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है, दार्शनिक राजा की बात करता है। मतलब वो पूरा तरह से चेंज कर देना चाहता है और एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है जिसमें परिवर्तन ना हो। जबकि अरस्तु ऐसा रेडिकल थॉट नहीं देता है। वो व्यवहारिक आदमी है तो व्यवहारिक बातें करेगा, इसलिए उसने अपनी पुस्तक जो पॉलिटिक्स थी उसमें व्यवहारिक समाधान बताए। उसने एक चीज़ बोली, अब देखो
अरस्तु क्या था, उसको क्रांति जो चीज़ थी ना उससे उसको ज़्यादा वो नहीं था, वो क्रांति के विरुद्ध था। राजनीतिक क्रांति या विद्रोह जो होता था उसके वो विरुद्ध था, इसलिए वो एक स्थिरता वाली चीज़ बताना चाहता था। और वो सभी शासन प्रणालियों में क्या कमियां हैं जिसकी वजह से क्रांति होने की संभावना बढ़ जाती है उनको बता रहा था, और साथ ही उनके निवारण के उपाय भी बता रहा था कि ताकि क्रांति ना हो, ताकि राजनीतिक अस्थिरता ना हो, ताकि विद्रोह ना हो, है ना। इसलिए उसने कोई गुणात्मक परिवर्तन वाला विचार नहीं दिया, इन्हीं में सुधार वाला विचार दिया। ठीक है, वो उनके जो प्रचलित रूप थे ना उन्हीं को बनाए रखना चाहता था और उन्हीं में सुधार करना चाहता था। अरस्तु का ये मानना था कि कानून में परिवर्तन से कोई विशेष लाभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मनुष्य तो बदला ही नहीं, मनुष्य के चरित्र को बदलना वो तो बदला ही नहीं, और मनुष्य के चरित्र को बदलना उतना आसान नहीं है जितनी सरलता से आप कानून बदल देते हो। इसलिए बार बार शासन प्रणाली को चेंज करने से कुछ भी अलग अर्थ नहीं निकलने वाला। अब यहाँ पे अगर हम इस टुकड़ों में बांट के देखें तो क्रांति का मोटा मोटा दो अर्थ लगाता है। पहला, राज्य के संविधान में परिवर्तन। ठीक है, जैसे संविधान के एक रूप जैसे राजतंत्र, गुणतंत्र, लोकतंत्र, निशंसतंत्र इत्यादि में एक को हटाकर दूसरे की स्थापना कर देना। ठीक है, या संविधान का कोई भी स्वरूप है जैसे राजतंत्र है वो अपने मॉडरेट रूप को छोड़कर उग्र हो जाए, या अपने विशुद्ध रूप को छोड़कर भ्रष्ट रूप में हो जाए, तो उसको भी वो क्रांति की संज्ञा देता है। ठीक है, तो आज के टाइम पे तो हम क्या मान के चलते हैं, क्रांति होने के बाद क्या होता है ना, कि एक अच्छी व्यवस्था, एक नई व्यवस्था लाने के प्रयास करते हैं, परंतु अरस्तु ऐसा नहीं करता। अरस्तु चाहे आप विशुद्ध शासन से भ्रष्ट शासन की ओर चल जाओ तो भी क्रांति है, ठीक है, या आप राजतंत्र से गुणतंत्र की तरफ चल जाओ तो भी क्रांति है। ठीक है, दूसरे ये तो हो गया है ना, ये तो हो गया संविधान के स्वरूप में परिवर्तन। दूसरी तरफ वह संविधान के रूप में परिवर्तन नहीं करके सत्ता के एक पक्ष से अगर दूसरे पक्ष में सत्ता चल जाती है तो भी उसको क्रांति की संज्ञा देता है। ऐसे मतलब सत्ता का स्वरूप चेंज नहीं हो रहा, परंतु राजतंत्र में मान लो कोई दूसरा सत्ता पे आ गया तो उसको भी वो क्रांति की संज्ञा देता है। मतलब कुछ भी हो, संविधान में छोटा मोटा परिवर्तन, सत्ता में किसी प्रकार का परिवर्तन, उस सबको क्रांति की संज्ञा दे रहा है ना। तो आज के संदर्भ से बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में उसने क्रांति की शब्दावलियों का प्रयोग किया है। अब देखिए क्रांति का कारण क्या है, मूल कारण क्या है, इसको उसने 3 भागों में बांटा है। परंतु अगर आपके पास छोटा क्वेश्चन आए या मध्यम स्तर क्वेश्चन आए तो आपको इनको 3 भागों में बांट कर बताने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि 3 भागों को आप ये कॉमन सेंस के आधार पर बांटे गए। ऐसे नहीं कि अरस्तु ने इन 3 चीज़ों को बांट के बोला है, उसने सिंपल सी चीज़ क्या बताई है, उसने एक मोटा मोटा कारण बताया। ठीक है, उस कारण के आधार पर ही हर शासन प्रणाली में अलग अलग क्या क्या कमी होती है उसका आधार बनाया गया और उसके निवारण के उपाय बताए गए। तो उसका जो मूल कारण है, जो उसका सबसे मोटा कारण है जिसकी वजह से क्रांति होती है, वो होती है विषमता या समानता की आकांक्षा। अब आपको लग रहा है ये दोनों वर्ड तो एक दूसरे के अपोजिट है, फिर एक साथ कैसे, मतलब विषमता की भी आकांक्षा और समानता की भी आकांक्षा। होता क्या है, समाज में एक होता है धनिक वर्ग, है ना, जिसके पूंजीपति वर्ग या पैसे वाला वर्ग, एक होता है गरीब वर्ग। अब गरीब वर्ग क्या चाहता है, वो हमेशा निरपेक्ष समानता चाहता है। ठीक है ना, वो चाहता है सभी समान हो जाए, है ना, कोई ना ऊपर हो कोई ना नीचे हो, सब समान हो जाए ताकि निरपेक्ष समानता स्थापित हो जाए। तो ये उनकी आकांक्षा होती है। बट जो धनिक वर्ग है वो निरपेक्ष समानता नहीं चाहता, वो विषमता बनाए रखना चाहता है। विषमता क्यों बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति संपन्न है या सुविधा संपन्न है या योग्य है तो उसके माध्यम से अधिक चीज़ें अर्जित कर सकता है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत तो असमानता आएगी। जिसने ज़्यादा अर्जित कर लिया और जिसने नहीं कर पाया किसी भी कारणवश, तो उनमें असमानता आएगी। तो वो तो बोले कि वो विषमता ही है, क्योंकि असमानता आई है तो मतलब विषमता आ गई। तो विषमता को बनाए रखना चाहता है इस प्रकार की। तो इसलिए गरीब वर्ग जहाँ समानता होने की, बिल्कुल समान होने की आकांक्षा रखता है, जहाँ निरपेक्ष समानता की बात करता है, वहीं धनिक वर्ग आनुपातिक समानता, जिसको हम विषमता भी बोलते हैं, उसको बनाए रखने का समर्थन है ना। इसलिए जो क्रांति होती है वह अमीर व गरीब दोनों वर्गों के द्वारा होती है और दोनों वर्गों के द्वारा विषमता या समानता की आकांक्षा के कारण ही होती है। ये इसका सबसे मोटा मोटा कारण है, सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, इसको देखो दूसरी शब्दावलियों में भी प्रयोग किया जाता है। अब मैंने आपको 3 भागों में बांट कर दिखाया है, तो उसमें पहला है सामान्य कारण। तो सामान्य कारण में मैंने यही लिखा है, विषमता या समानता की आकांक्षा। ठीक है,
इसको दूसरी शब्दावली में बात करें तो होता क्या है, उस स्थिति में असंतोष की भावना जो होती है, मतलब कोई भी शासन प्रणाली हो उसमें अगर असंतोष का जन्म हो रहा है तो वही क्रांति का सबसे बड़ा कारण बनता है। और असंतोष के जन्म का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, या तो विषमता या अन्याय। ठीक है, विषमता जैसे मैंने आपको बात किया कि जो मानता है कि मैं इस चीज़ के लिए ज़्यादा योग्य था पर मुझे नहीं मिल पाया, ठीक है ना। या कहें विषमता इस रूप में देख सकते हो आप, मान लो कोई मान रहा है कि मैं योग्य हूँ, मैं इतना कमा सकता हूँ, अगर उस व्यक्ति को उतना कमाने से रोक रहे हैं तो वो विषमता की जन्य हो जाती है। या अगर कोई गरीब व्यक्ति है ना, उसके संसाधनों की हानि करके कोई धनिक वर्ग है वो पूरे संसाधनों को एकत्रित कर लेता है तो गरीब वर्ग को लगता है कि उसके साथ विषमता का व्यवहार हुआ है। आप किसी भी रूप में परिभाषित कीजिए, मूल अर्थ यही है कि दोनों वर्ग जो होता है, धनिक वर्ग और गरीब वर्ग, दोनों में, ठीक है ना, समानता की आकांक्षा होती है, विषमता की आकांक्षा, वो समानता की आकांक्षा होती है परंतु रूप अलग अलग है। गरीब वर्ग पूर्ण समानता की बात करता है, धनिक वर्ग आनुपातिक समानता की बात करता है, जिसको विषमता भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जब भी समाज में कोई सा भी शासन तंत्र हो, कोई भी शासन प्रणाली हो, उसमें विषमता की भावना पैदा होगी, ऊंच नीच की भावना पैदा होगी, या वर्ग विभाजन पैदा होगा, ज़्यादा दूरियां पैदा होंगी, है ना, तो उसके कारण क्रांति होगी। और दूसरा अन्याय। अन्याय क्या होता है, जो अपने आप को जिस योग्य मानता है उतना अगर उसको नहीं मिलता तो वो मानता है कि उसके साथ वो अन्याय हुआ है। ठीक है, सेम वही चीज़ है जो हमने स्टार्टिंग में समझाई है, वही चीज़ चल रही है, बस शब्दावलियों का अंतर है। आप उसको भले से निरपेक्ष समानता, आनुपातिक समानता के रूप में ले लें, या आपको विषमता अन्याय के रूप में बोल लें, कुछ भी बोल लें, ठीक है ना, शब्दावलियों का अंतर है। ये तो हो गया कॉमन कारण जिसकी वजह से क्रांति होती है, या क्रांति का मूल कारण, ये सामान्य कारण, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर छोटा क्वेश्चन आया, मध्यम इस तरह क्वेश्चन आया, तो आपको इतना ही लिखना है या इसको डिटेल में समझाना है ना। और बाकी बच्चे विशिष्ट कारण और इनको बस एक लाइन में, दो लाइन में आप बता सकते हैं। अब आप बात करते हैं विशेष कारण की। विशेष कारण क्या है, विशेष कारण में कि इसके अलावा जो मूल कारण है उसके अलावा कौन कौन से कारण है जो कि अलग अलग, आप कहते हैं ना कि अलग अलग शासन प्रणालियों में अलग अलग रूप में पाए जा सकते हैं, परंतु वो भी एक मेजर कारण होता है, विशिष्ट कारण होते हैं जिसकी वजह से क्रांति होती है। पहला, शासकों की दुष्टता या धृष्टता तथा लाभ की आकांक्षा। मान लो आपने सत्ता पे किसी ऐसे एक व्यक्ति को बैठा दिया, या कुछ व्यक्तियों को बैठा दिया, या अनेक व्यक्तियों को बैठा दिया। अब जो बैठ गया वो शासक है और जिन पर शासन करा वो शासित है। अगर शासक जिस पद पर बैठा उसको उसका घमंड आ गया, या वो कहे कि अब तो मैं सिर्फ अपने लिए काम देखूंगा, ये बस मैं अपनी उन्नति का प्रयास करूंगा, है ना, तो क्या करता है वो जो शासित लोग हैं ना, उनका दमन स्टार्ट कर देता है। दमन क्यों स्टार्ट कर देता है, क्योंकि कोई प्रतिरोध ना करे, कोई आवाज़ ना उठाए। ठीक है, तो इस प्रकार उसमें दुष्टता दुष्टता का गुण आ जाता है और वही क्रांति का सबसे बड़ा कारण बनता है, एक बड़ा कारण बनता है। इसी प्रकार से जब वो खुद के लिए काम करता है तो उसके लाभ की लालसा जो होती है वो सार्वजनिक हित को हानि पहुंचाती है, जो कि क्रांति का ही कारण बनता है। सम्मान की लालसा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सम्मान की लालसा, इसको समझो। अगर किसी भी शासन तंत्र में या किसी भी शासन प्रणाली में योग्य व्यक्ति को तो अपमानित किया जा रहा है और अयोग्य व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा है, तो क्रांति की भावना प्रज्वलित होगी, या उस शासन तंत्र को बदलने की भावना प्रज्वलित होगी, और शासन तंत्र का परिवर्तन ही क्रांति है। ठीक है, तो ये एक मेजर कारण बनता है। इसी प्रकार से शासन करने वाला जो व्यक्ति है वो अयोग्य हो तो क्रांति की भावना आती है। घृणा के कारण भी क्रांति आती है, क्योंकि धनिक वर्ग जो होता है ना, धनिक वर्ग, जब धनिक वर्ग का शासन होता है तो उसमें जनता शासकों से घृणा करती है, और जब प्रजातंत्र का शासन होता है, जब गरीब वर्ग का शासन होता है, तो धनिक वर्ग उनसे नफरत करते हैं, तो ये भी एक क्रांति के कारण बनते हैं। ठीक है ना, तो मूलतः इसमें क्या आ रहा है कि गरीब धनिक वर्ग का जो असंतुलन है ना, ये क्रांति का एक मेजर कारण साबित होते हैं। जब आप उसको निरपेक्ष आनुपातिक समानता के रूप में बोलो या इन सभी कारणों के पीछे की व्याख्या ढूंढ लो, तो जैसे ही गरीब और धनिक वर्ग में असंतुलन हो जाएगा, दूरियां बढ़ेगी, असमानता ज़्यादा बढ़ेगी, तो ये एक बड़ा कारण साबित होता है। अगर राज्य का कोई एक अंग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए तो भी एक क्रांति का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार बहुत से कारण हैं। ठीक है, आप और भी चीज़ शामिल कर सकते हो, आप कोई पुस्तक पढ़ेंगे,
है ना, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें और भी कारण होंगे, इनको टुकड़ों में काट काट के भय के कारण, आर्थिक असंतुलन के कारण, विदेशियों का बाहुल्य के कारण, कैसे भी कर लो, पर जो मूल मूल चीज़ें जो अपन को लिखना है या अपन, देखो आपको पता है कि अपने शब्द सीमा होती है लिखने की, शब्द सीमा होती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको केवल कॉपियाँ भरते रहना है। आप अगर अपने मूल बिंदुओं को शामिल कर लेते हैं और उसके अलावा जो व्यर्थ की पॉइंट्स हैं उनको शामिल नहीं करते हैं, तो आपके आंसर में कहीं कटौती नहीं होती, नंबर में कहीं कटौती नहीं होती। ठीक, आपका आंसर थोड़ा छोटा हो जाए, बट आपने अगर मूल चीज़ें सारी शामिल कर ली है तो आपको नंबर उतने ही मिलेंगे या अधिक मिलेंगे जिसने बेमतलब की चीज़ें ज़्यादा लिखकर बस कॉपियाँ भरी है ना। तो बस थीम पे जाओ, मेन थीम क्या है, मूल क्रक्स क्या है उस पूरे आंसर का सार, उन चीज़ों को पहले लिखना है। उसके बाद में अगर आपको पॉइंट याद आते तो ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है। ठीक है, तो सामान्य कारण हो गए, विशिष्ट कारण हो गए, और फिर अगला आता है विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट लक्षण। इसमें क्या होता है, आप 6 शासन प्रणाली है, सबको पकड़ते जाओ, सब में पकड़ने के बाद उनमें क्या क्या कमी होगी, है ना, उनको बताते जाओ, तो वो जो कमियाँ है वो सब क्रांति के कारण बन जाते हैं, क्योंकि वो परिवर्तन के कारण बन जाते हैं। और इसमें कॉमन सा सेंस लगाना है आपको। देखो, अपन ने कल बात की थी 6 शासन प्रणालियों की। राजतंत्र में एक व्यक्ति का शासन होता है, तो एक व्यक्ति के शासन से कौन कौन चिढ़ सकता है, कुछ व्यक्तियों के शासन वाले समर्थक लोग और सभी व्यक्तियों के शासन के समर्थक लोग, मतलब धनिक तंत्र वाले, प्रजातंत्र वाले या संवैधानिक शासन वाले, क्योंकि वो चाहेंगे कि सभी का शासन हो, ठीक है ना, और वो चाहेंगे कि गिनोचन या धनिक वर्ग का शासन हो, एक व्यक्ति का शासन ना हो। तो इस प्रकार से हर तंत्र में जो दूसरे तंत्र बचे हुए हैं उनकी कमियां, मतलब उनके पक्षों से शामिल करते हुए आप अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आप प्रजातंत्र को दो, ठीक है, प्रजातंत्र में क्या होता है, आम जनता का शासन होता है ना। अब आम जनता का शासन है, पहले वालों में क्या होता था, इससे पहले वाले में कुछ लोगों का शासन होता था, मतलब धनिक वर्ग का शासन होता था, और उससे ऊपर क्या था, राजतंत्र, जिसमें एक व्यक्ति का शासन होता था, और प्रजातंत्र में सभी लोगों का शासन हुआ। तो आप इसकी कारण क्या लिख सकते हो कि आम जनता को, है ना, आम जनता के विरुद्ध धनिक वर्ग जो होता है ना, आम जनता के विरुद्ध धनिक वर्ग खड़ा हो जाए, या एक लोकप्रिय नेता आम जनता को धनिक व्यक्तियों के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बताते जाए। तो धनिक वर्ग और एक व्यक्ति जो होता है या एक भी लोकप्रिय नेता होता है उसको एक तरफ ले लो, और जो आम जनता होती है उनको एक जगह ले लो प्रजातंत्र में। धनिक तंत्र आ जाए तो एक लोकप्रिय नेता और जनता को एक जगह ले लो, और कुछ लोगों का शासन, ये धनिक व्यक्तियों को एक जगह ले लो, और उसके आधार पर वो क्या अत्याचार कर सकते हैं, है ना, उसको कॉमन सेंस के आधार पर जो आप आंसर लिखोगे ना वो सही रूप में ही आएगा। तो आपको इतना ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं हर किसी के ऊपर। प्रजातंत्र है तो सिंपल सी बात है कि आम जनता का शासन है, आम जनता का शासन होगा तो कौन कौन विरोधी हो सकता है, धनिक वर्ग या एक लोकप्रिय नेता, है ना। तो आम जनता के शासन में ये मान के चलते हैं कि धनिक वर्गों के साथ अत्याचार होता है, क्यों, क्योंकि आम जनता के शासन में सभी को समान बनाने की कोशिश की जाती है, तो उसके चक्कर में धनिक व्यक्तियों की हानि होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक तंत्र का शासन कब होता है, जब एक लोकप्रिय नेता उभर के आता है ना, तो वो क्या करता है, प्रजातंत्र की कमियां गिनाता है एक लोकप्रिय नेता, जो फिर लोगों को इकट्ठा करता है, धनिक वर्गों को इकट्ठा करता है ना, और वो क्रांति करवा देता है। ठीक है, या प्रजातंत्र में एक कमी और हो सकती है कि, है ना, मतलब वहाँ पे समानता का इतना प्रयास किया जाए कि अन्य सभी वर्गों के जो विशेषाधिकार है उनकी अवहेलना कर दी जाए, तो क्रांतिकारण बन जाता है। ठीक है, अब धनिक वर्ग की बात करें, मैंने आपको क्या कहा था, जब धनिक वर्ग आ जाए तो मतलब कुछ लोगों का शासन है, तो विरोध में कौन कौन हो गया, ये तो एक लोकप्रिय नेता वाला शासन या आम जनता वाला शासन है, तो दोनों से कुछ ना कुछ लिंक कर दो। लिंक सबसे ज़्यादा बनता है धनिक और गरीब वर्ग जहाँ पे आ जाएंगे। अब धनिक तंत्र है, कुछ लोगों को शासन है, तो कुछ लोगों का शासन जनता के साथ अन्याय करेगा, ठीक है, तो इसमें जनता से अन्याय होता है और वो एक क्रांति का एक बड़ा कारण बनता है। ठीक है, और साथ ही कुछ लोगों को शासन होता है तो उनमें आपस में भी झगड़ी या गुटबाजी हो जाती है। ठीक है, अरस्तु ने तो यहाँ तक कहा है कि लोकतंत्र की अपेक्षा जो अभिजात तंत्र या धनिक तंत्र ये होते हैं, इनमें क्रांति की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे क्रांति दो दिशाओं में काम करती है। एक, शासक वर्ग जो कुछ लोगों का शासन है वो और जनसाधारण या आम जनता के बीच तनाव रहता है, और दूसरा, शासक वर्ग के आंतरिक मतभेद बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का शासन होता है तो आपस में गुटबाजी में बटे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप अलग अलग शासन तंत्र में अलग अलग कमियां निकाल सकते हो। ठीक है,
ये हो गया। इसी प्रकार से आप जितने भी शासन प्रणाली है उसमें एक दूसरे से बता सकते हो, यहाँ पे सबका बताना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब अपन मेन चीज़ क्या आती है कि इसको रोकने के उपाय क्या क्या बताए, क्रांति को रोकने के उपाय। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अरस्तु जो है वो क्रांति का समर्थक नहीं है, वो चाहता है स्थिर शासन हो। इसलिए वो जो प्रचलित शासन प्रणालियां हैं उनमें क्या क्या कमियां हैं वो बता रहा है, और उनको कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो बता रहा है, ठीक है। अब देखो, संविधान में परिवर्तन ही क्रांति बताया है, ठीक है। तो पहली चीज़ जो क्रांति को रोकने का है वो क्या हो सकता है, संविधान के प्रति सम्मान हो, या संविधान में जो लिखा हुआ है या जो व्यवस्था दी गई है उसके प्रति सम्मान हो, ठीक है। अब अपन को जब संविधान का वर्गीकरण करते हैं या संविधान के बारे में व्याख्या करते हैं तो संविधान क्या बोलता है, संविधान में कानून में क्या क्या होना चाहिए, कानून की क्या क्या आज्ञा है, क्या क्या मेंशन है, क्या क्या प्रावधान है, वो लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो यही कहता है वो कि इन सभी के प्रति सभी को सम्मान करना चाहिए, कानून के प्रति या संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, जो संस्थाएं लिखी गई है उनके प्रति सभी को सम्मान करना चाहिए, आस्था रखनी चाहिए। तो ये पहला और दूसरा पॉइंट एक साथ आ जाता है कि संविधान के प्रति सम्मान और कानून के प्रति सम्मान। अरस्तु विधि का शासन चाहता था, तो वो चाहेगा कि सब जगह कानून का सम्मान हो, ठीक है। क्योंकि विधि बहुत लोगों ने अपने विवेक से समझ बूझ के शामिल की है, संविधान में कानून वगैरह शामिल किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से उसको बदल दिया जाए, ठीक है। तो वो चाहता है कि संविधान के प्रति सम्मान हो, कानून के प्रति सम्मान हो। अगर इनके प्रति सम्मान होगा तो क्रांति की संभावना बहुत कम होगी। और ये दो स्तर पे होता है, ठीक है। एक होता है शासक, चाहे वो कोई भी हो, एक व्यक्ति का शासन हो, चाहे कुछ व्यक्ति को शासन हो, या सभी का शासन हो। और एक होता है शासित, ठीक है ना, शासित में भी सभी वर्ग आ जाते हैं। जितना शासित वर्ग को संविधान या कानून के प्रति सम्मान रखना है, उससे ज़्यादा शासक वर्ग को कानून और संविधान के प्रति सम्मान रखना है। अगर राजतंत्र में एक व्यक्ति शासन है और वो एक व्यक्ति अपने संविधान में दिए गए दायरे में या संविधान में दिए गए काम को ही करता है तो क्रांति की संभावना बनती नहीं है। परंतु वो उसके विरुद्ध जाके कार्य करता है या कानून के विरुद्ध जाके कार्य करता है तो क्रांति की संभावनाएं बनती हैं। इसलिए दोनों वर्ग को, शासक हो चाहे शासित हो, दोनों को संविधान के प्रति सम्मान बनाए रखना है। संविधान में परिवर्तन क्रांति है, पर क्रांति का मूल कारण क्या बताया था, कानून का मूल कारण बताया था विषमता या समानता की आकांक्षा, या मोटे मोटे शब्द कहें कि विषमता की भावना जो पूरे समाज में फैली गई है वो, ठीक है। तो इस विषमता का अंत करो या इस विषमताओं को कम से कम स्तर पे ले आओ, तब ही जाके क्रांति की संभावनाएं कम होंगी या क्रांति नहीं होगी। यदि धनिक वर्ग को आप ये महसूस करा सको कि उनके साथ उनके जो विशेषाधिकार है या उनको जो योग्यता के आधार पर जो उन्होंने अतिरिक्त अर्जन किया है उसको उसकी हानि नहीं होगी, उसको नहीं छीना जाएगा, तो वो भी खुश रहेगा। और गरीब वर्ग के साथ गरीब वर्ग को ये समझाया जाएगा कि असमानता का व्यवहार, ये मतलब आप में और धनिक वर्ग में ज़्यादा विषमता नहीं पैदा होने दी जाएगी, या आप लोगों में ज़्यादा वर्ग विभाजन नहीं पैदा होने जाएगा, और आपको भी सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर ये भावना का विकास कर दिया जाता है तो वहाँ पे विषमता का अभाव होता है और क्रांति की संभावना कम होती है। तो इस प्रकार से समाज में से विषमताओं का अभाव करने से क्रांति की संभावना बेहद कम हो जाती है ना। वही चीज़ अन्याय की अनुभूति वाली बात होती है कि जो जिस योग्य अगर उसको वो प्राप्त हो जाता है तो वो क्रांति करने की सोचेगा ही नहीं, ठीक है। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली। देखिए, अरस्तु ने राजनीतिक स्थिरता की एक आवश्यक शर्त बताई है कि नागरिकों की जो शिक्षा है वो संविधान की भावना के अनुरूप होनी चाहिए, है ना। संविधान की भावना के अनुरूप होने के लिए उसने राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली की बात की है। और इस राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत निजी संपत्ति की संस्था को कायम रखते हुए नागरिकों को ये सिखाया जा सकता है कि वे अपनी संपत्ति को कैसे सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला रखें, है ना। अगर वह अपनी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला रख देंगे तो लोगों के मन में सहयोग आएगा, परस्पर सहयोग आएगा, सौहार्द आएगा, सद्भावना का संचार होगा, उनमें एक दूसरे की विषमता का व्यवहार तो होगा, वो एक दूसरे की विषमता की भावना तो पैदा ही नहीं होगी, ठीक है। और ऐसी शिक्षा प्रणाली जो कि राज्य नियंत्रित हो, इसके माध्यम से नागरिकों को कानून के पालन का पाठ भी पढ़ाया जा सकता है ना। और इसी वजह से एक स्थिरता का माहौल पैदा होता है।
तो मेन चीज़ ये है कि जो नागरिकों की शिक्षा जो व्यवस्था की जा रही है अरस्तु के द्वारा, वो राजनियंत्रित होनी चाहिए। और राजनियंत्रित होने से क्या है, उसके द्वारा संविधान का सम्मान भी पैदा किया जा सकता है लोगों के मन में, और साथ ही लोग जो संपत्ति अर्जन करते हैं वो सार्वजनिक उपयोग के लिए कैसे उपयोग किया जाए, इसके बारे में भी उनमें भावनाएं पैदा की जा सकती है। तो शिक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है ना। अधिक संपत्ति अर्जित ना हो, देखो संपत्ति ज़्यादा अर्जित होगी तो ज़्यादा विषमता पैदा होगी, विषमता पैदा होगी तो वर्ग भेद होगा, वर्ग भेद होगा तो मनभेद भी होगा, मनभेद होगा तो क्रांति पैदा होगी। तो इसलिए किसी के पास अतिरिक्त संपत्ति जमा ना हो। देखो आप ये देख लो, हमारा भारत का जो संविधान है उसमें भी जो भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें भी मेंशन है कि संपत्ति का अतिरिक्त जो केंद्रीकरण है या ज़्यादा आर्थिक विषमता है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस वाली चीज़ है ये। आर्थिक विषमता जितना ज़्यादा पैदा होगी उतना एक दूसरे के प्रति वैर भाव ज़्यादा पैदा होगा और सहयोग की भावना कम होगी और क्रांति का कारण बनती है। और लास्ट का जो पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट शामिल कर सकते हैं इसमें, यही नहीं है सारे पॉइंट, कि शासकों का जनता के प्रति व्यवहार अच्छा हो। ठीक है, शासक कोई भी हो, चाहे एक व्यक्ति का शासन हो, कुछ व्यक्ति को हो या आम जनता को, जो बच गए, जैसे एक व्यक्ति के शासन में कौन कौन बच गए, कुछ लोगों का शासन वाले लोग और आम जनता का शासन वाले लोग, तो उनके प्रति दुर्व्यवहार ना हो। अगर प्रजातंत्र का हो जिसमें आम जनता या गरीबों का शासन हो तो वहाँ पे धनिक वर्गों का अपमान ना हो। इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जो शासन पर बैठ चुका है वो जनता के प्रति या जो लोग हैं बाकी बचे उनके प्रति व्यवहार अच्छा करे, दुर्व्यवहार ना करे। तो इस प्रकार सारे विचार हमने देखे। तो अंत में यही चीज़ है कि अरस्तु का जो विचार है, ये अरस्तु क्रांति संबंधी विचार है, वो बहुत व्यापक है। आज के टाइम पे हम क्रांति की शब्दावलियों का जो प्रयोग करते हैं वो उस रूप में नहीं है, ये विचार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे वो ऐसा नहीं है जैसे आज के टाइम में हम बोलते हैं कि आम जनता को क्रांति करने का अधिकार है या नहीं है। वो इस रूप में क्रांति को परिभाषित नहीं करता। वो प्रजा क्रांति कर सकती है, नहीं कर सकती है, इन शब्दावलियों में नहीं उलझता। उसका मोटा मकसद ये है कि संविधान में जो परिवर्तन होता है वो क्रांति है। संविधान में जो परिवर्तन होता है उसके पीछे के कारण क्या है, और संविधान में जो परिवर्तन के पीछे जो कारण है उनके निवारण के उपाय क्या है। इस रूप में वो पूरे क्रांति के विचार को देता है। अगले वीडियो में नेक्स्ट विचारक के साथ आएंगे। देखो बीए थर्ड ईयर में आपके अरस्तु के विचार में ये 3 ही शामिल हैं। बाकी बच्चे जब एमए पीएचडी का स्टार्ट हो जाएगा तब मैं अरस्तु के जो रिमेनिंग पॉलिटिकल थॉट्स हैं या उनके जो विचारधाराएं हैं, राजनीतिक जो उन्होंने नागरिकता के बारे में क्या कहा है, परिवार, निजी संपत्ति, है ना, इनके बारे में क्या कहा है, राज्य के बारे में क्या कहा है, उसके बारे में फिर और वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।